हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग 16 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले अभी रामनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इसलिए वन नेशन एंड वन इलेक्शन के लिए। तो इस पैनल ने अभी अपना रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी हमारे राष्ट्रपति हैं उनको सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2029 जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन होगा, उसी वक्त सारे राज्य के स्टेट असेंबली को भी कंडक्ट करवाया जाए, मतलब सारे राज्य में एक साथ चुनाव हो। ये इस कमेटी का अभी रिपोर्ट दिया गया है। इस पैनल ने टोटल 62 पॉलिटिकल पार्टी से वन नेशन वन इलेक्शन पे उनकी सहमति, उनकी राय मांगी थी, जिसमें से 47 पॉलिटिकल पार्टी ने अपना विचार इस कमिटी के साथ शेयर किया। इन 47 में टोटल 32 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया, वहीं 15 पॉलिटिकल पार्टी जो थी इसका विरोध किया है। अगर समर्थन करने वाले की लिस्ट देखें तो उसमें दो नेशनल पार्टी थी, पहला बीजेपी और दूसरा एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इन दोनों ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया, उसका समर्थन किया। वहीं अगर विरोध में देखें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई-एम, बीएसपी, तो इन पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। तो अभी इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, तो अभी आगे देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। अभी इस कमेटी के कारण इलेक्शन कमीशन और 2024 में जो जनरल इलेक्शन भी होने वाले, इसलिए इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द टर्म ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर is the same as the chairman of UPS, Union Public Service Commission. Second है, in case of difference of opinion amongst the chief election commissioner and or other election commissioner, the matter is referred to the president of India. Third statement है, independence of the election commission and its insulation from executive interference is ensured by the a special provision under Article 324 of the Constitution of India. तो यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर हम टर्म की बात करें कितने साल, तो या तो इलेक्शन कमीशन जो 6 साल और नहीं तो 65 ईयर ऑफ एज, जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उतना ही टर्म उनका होता है इलेक्शन कमीशन का। ये यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इतना ही होता है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये गलत है। टोटल इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। पहला होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो जब कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे मेजोरिटी के हिसाब से अगर 2 मेंबर जो बात सही या गलत कहेंगे वही मान्य किया जाएगा। ये राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता है, वो आपस में ही सारा फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो गया सेकंड स्टेटमेंट, और थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसका एस्टैब्लिश जो बना था 25 जनवरी 1950 में, और 25 जनवरी को इसीलिए नेशनल वोटर डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो वो चुनाव करवाती है लोकसभा का, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सारे राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके लिए, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। वहीं अगर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसका चुनाव। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो ये हमारे संविधान के पार्ट 15 में है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। तो ये उन आर्टिकल है और उनके डिटेल है, आर्टिकल 324 से 329। तो ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आज का जो दूसरा क्वेश्चन है इनर लाइन परमिट से रिलेटेड है। अभी सीए कानून जो इम्प्लीमेंटेशन उसका रूल्स एंड रेगुलेशन आया है, तो वहां पे इनर लाइन परमिट जो है वहां पे सीए लागू नहीं होगा, तो इसलिए न्यूज में था। तो ये बताना है कि इनर लाइन परमिट से रिलेटेड कौन कौन से राज्य हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय या त्रिपुरा। तो सही जवाब, सही कोड को पहचानना है एनी 4, एनी 5, एनी 6 या ऑल ऑफ द अबव। इनर लाइन परमिट, यहां पे एनी 4। टोटल इनर लाइन परमिट वाले राज्य 4 हैं। पहला मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर है मिजोरम और फिर एक नागालैंड। तो ये 4 राज्य हैं, यहां पे इनर लाइन परमिट है। कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इन राज्य में जाना चाहे तो उन्हें इनर लाइन परमिट लेना होगा, बशर्ते वो इस राज्य के नागरिक नहीं होने चाहिए। अगर इस राज्य के नागरिक है तो आ जा सकते हैं, लेकिन जो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया को इन राज्य में जाना हो तो उन्हें इनर लाइन परमिट लेना होता है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि उनका जो डेमोग्राफी है और उनका जो कल्चरल हेरिटेज है वो डाइल्यूट ना हो, तो इसलिए ये इनर लाइन परमिट का व्यवस्था किया गया है। तो ये 4 राज्य हैं, यहाँ पे सीएए कानून नहीं लागू होगा। उन एरियाज में किसी को भी एंट्री नहीं किया करने दिया जाएगा सीएए के तहत, तो इसलिए ये अभी न्यूज में था इनर लाइन परमिट। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 शेड्यूल से। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है, तो ये 6 शेड्यूल से थर्ड क्वेश्चन है। 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन इन रिगार्ड टू द ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन है त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड नागालैंड। सी है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। तो बताना है कि किन किन राज्य में 6 शेड्यूल एरिया हैं। यहां पे ऑप्शन सी असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन 4 राज्य में ट्राइबल एरियाज हैं, वो 6 शेड्यूल के अंदर में आते हैं। अगर 6 शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 में मेंशन है। असम, सम पार्ट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहां पे भी सीए नहीं लागू होगा। आसाम के बाकी एरिया में होंगे, लेकिन जो एरिया 6 शेड्यूल के तहत हैं उनमें नहीं लागू होंगे। अगर 6 शेड्यूल के बारे में बात करें तो इसके तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन बनाए जाते हैं। ऑटोनोमस, जैसे कोई एरिया में वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उस एरिया को एज ए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाता है। और किया जाता है किनके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। कोई भी एरिया को उस राज्य में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना हो, उसको खत्म करना हो या उसका एरिया कम या ज्यादा करना हो, ये सारे पावर गवर्नर के पास होते हैं। एक एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई डिफरेंट ट्राइबल पीपल हो तो उस एरिया को ऑटोनोमस रीजन में घोषित कर दिया जाता है। उस एरिया में ये ट्राइबल पीपल हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर उसी रीजन में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बी ट्राइबल पीपल हैं, तो उस रीजन को ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाता है और ये भी गवर्नर के द्वारा ही चिन्हित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नर के क्या पावर है रिगार्डिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन। वहीं डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है और इसमें टोटल 30 मेंबर, 30 से ज्यादा नहीं हो सकते, नॉट मोर देन 30 पीपल, जिसमें 4 जो होते हैं गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और बाकी वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये है 6 शेड्यूल प्रोविजन। अगर हमारे संविधान में देखें टोटल 12 शेड्यूल है और ये 6 शेड्यूल के जो है सो ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात करती है। तो ये ध्यान रखिएगा 6 शेड्यूल अभी न्यूज में। वहीं अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो इन चारों राज्य में टोटल अभी 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है रिगार्डिंग आर्म्स ट्रेड बिटवीन 2019 टू 2023। तो इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप एक्सपोर्टर एंड टॉप इंपोर्टर कौन कौन से देश हैं रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन है यूएसए एंड यूक्रेन, बी है रसिया एंड यूक्रेन,
सी ऑप्शन है यूएसए एंड इंडिया, या डी ऑप्शन है फ्रांस एंड इंडिया। तो ये बताना है कि टॉप एक्सपोर्टर कौन से हैं और टॉप इंपोर्टर कौन से हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, यूएसए एंड इंडिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री, अभी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इन्होंने 2019 से लेकर 23 के बीच के लिए रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें टॉप एक्सपोर्टर यूएसए पहला नंबर पे है, वहीं टॉप इंपोर्टर जो है इंडिया है फर्स्ट नंबर पे। तो इन इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 4.6% से अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया है, अगर हम 2014 से 18 के बीच का देखें तो, उसके कंपैरिजन में देखें तब। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो पहला नंबर पे यूएसए है, दूसरा नंबर पे फ्रांस एक्सपोर्ट करने के मामले में, जो पहले रसिया हुआ करता था, लेकिन रसिया तो अभी खुद यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रही है, तो इसलिए वो नहीं है सेकंड नंबर पे। फ्रांस सेकंड नंबर पे हो गया टॉप एक्सपोर्टर के लिस्ट में। अगर यूएसए की बात करें तो इस टाइम पीरियड में टोटल 17% से उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया है, तो ये एक्सपोर्टर हैं। वहीं इंपोर्टर की बात करें तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे है पहले, लेकिन अभी भी रसिया जो है से इंडिया के आर्म सप्लाई में सबसे पहला नंबर पे है। ये टोटल 36% जो हमारे जितना भी इक्विपमेंट आते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट, वो हम रसिया से इंपोर्ट करते हैं, जो कि पहले 50% से ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब ये 36% हो गए। वहीं दूसरा नंबर पे यूक्रेन है टॉप इंपोर्टर इसमें 2019 से 23 के बीच में। वहीं अगर हम सिप्री की बात करें तो सिप्री 1966 में बनी थी। ये स्वीडन के सोलेना में इनका हेडक्वार्टर है। इनका ये जो सिप्री है ये रिपोर्ट पब्लिश करती है रिगार्डिंग आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री स्पेंडिंग, कौन देश अपने मिलिट्री पे कितना एक्सपेंड कर रहा है, आर्म्स से रिलेटेड ट्रेड, कौन खरीद रहा है, कौन ज़्यादा बेच रहा है, डिसआर्मामेंट्स, आर्म कंट्रोल। तो ये सारा कुछ जो है ये सिप्री रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड। तो इनका अभी ये रिपोर्ट आया था, तो ध्यान रखिएगा कि पहला नंबर पे इंडिया है टॉप इंपोर्टर एंड यूएसए है टॉप एक्सपोर्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक नया फूल, न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावर जिसका नाम है बेगोनिया नरहरी, ये अभी फाउंड किया गया। तो ये बताना है किस राज्य में ये ढूंढा गया है, आसाम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा। इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी बेगोनिया नरहरी इस नाम के फ्लावर को अभी खोजा गया है। ये देखिए, ये न्यू फ्लावरिंग प्लांट फाउंडेड इन अरुणाचल प्रदेश इज नेम आफ्टर ए हैदराबाद साइंटिस्ट। हैदराबाद के साइंटिस्ट के नाम पे उनका नाम रखा गया। उनका नाम क्या था? प्रोफेसर गरीपति नरहरि शास्त्री। ये थे CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके डायरेक्टर थे। तो इन्हीं के नाम पे ये फ्लावर का नाम रखा गया है। तो ये अभी अरुणाचल प्रदेश में मिला है। तो याद रखिएगा, बेगोनिया नरहरि एक फूल की प्रजाति है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले आज हम लोगों ने रामनाथ कोविंद जी के द्वारा के अध्यक्षता में जो मीटिंग कमेटी का गठन हुआ था, उन्होंने अभी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन, जिसमें से टोटल 47 पॉलिटिकल पार्टी में से 32 पॉलिटिकल पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थी। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना, इसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये कब बना था, ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का ये इलेक्शन करवाती है। वहीं अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद हम लोग इनर लाइन परमिट और 6 शेड्यूल में सीए कानून नहीं लागू होगा, तो उसके बारे में देखा कि कौन कौन से राज्य आते हैं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम इनर लाइन परमिट के राज्य हैं। वहीं 6 शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 6 शेड्यूल एरियाज में आते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखा 6 शेड्यूल का, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो 6 शेड्यूल एरियाज में बनाए जाते हैं ट्राइबल पीपल से रिलेटेड, और ऑटोनोमस रीजन, इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। वहीं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसमें 30 पीपल से ज़्यादा नहीं हो सकते। 4 गवर्नर के द्वारा
नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी वोटिंग के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद सिपरी का जो अभी रिपोर्ट आया जिसमें यूएसए टॉप एक्सपोर्टर है, वहीं इंपोर्टर में पहला नंबर पे इंडिया है। 4.7% से इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया है रिगार्ड, अगर हम कंपेयर करें 2014 से 18 के बीच में। तो ये अभी रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। वहीं सेकेंड नंबर पे फ्रांस है टॉप एक्सपोर्टर में, और सेकेंड नंबर पे टॉप इंपोर्टर में यूक्रेन है। उसके बाद अभी बेगोनिया नरहरी एक फ्लावर का खोज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये डायरेक्टर जो तमिलनाडु हैदराबाद साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।